चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम वो पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने प्लस थ्योरी के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ इसमें मैं बेसिक आप सुन लीजिए चीज़ों को, आपको ज़्यादा बातें याद रहेंगी कि पार्टनरशिप का मीनिंग है किसी भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वहाँ पर बिजनेस भी होना चाहिए और उस बिजनेस का मकसद प्रॉफिट कमाना भी होना चाहिए, एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जो उससे प्रॉफिट और लॉस आएगा वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। तो सिंपल सा मतलब है कम से कम दो लोग होने चाहिए और बिजनेस को चलाने के लिए दो लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर आप घूमने जा रहे हैं और उसके लिए अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो बिजनेस का होना जरूरी है, प्लस उस बिजनेस का प्रॉफिट कमाना जरूरी है। किसी भी एनपीओ के लिए, किसी भी एनजीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्टनरशिप नहीं होती है। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों का बिजनेस में आना जरूरी नहीं है। मिस्टर ए भी काम कर सकता है प्लस बी और सी दोनों के लिए भी काम कर सकता है। इसका मतलब एक पार्टनर भी पूरे बिजनेस को कैरी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी के सभी पार्टनर को बिजनेस में आना और बिजनेस को चलाना जरूरी है। जो सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें, रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो आपको मालूम है अगर कोई भी गलती एजेंट करता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, उसका प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। तो सेम है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ए बी सी तीन पार्टनर हैं और उसमें से तो इस पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रिंसिपल रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसके लिए जस्ट समझिए आपकी ए बी सी तीन पार्टनर हैं, बट बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ मिस्टर ए बिजनेस के अंदर आता है और सारे डिसीजन मिस्टर ए लेता है। बट बिजनेस कभी एक ऐसा डिसीजन मिस्टर ए ले लेता है जिसकी वजह से उनको 50,000 का नुकसान होता है। तो जब एक काम कर रहा है तो वो प्रिंसिपल नहीं है, मतलब ऑनर नहीं है, ऐसा एजेंट काम कर रहा है। तो इस 50,000 के नुकसान के लिए बी और सी मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो भी बी और सी को मिल रहा है और लॉस होगा तो भी बी और सी को बियर करना पड़ेगा। तो इट मीन सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट का मीनिंग है कि जब भी एक ओनर बिजनेस में काम करता है, अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए उसके प्रिंसिपल मतलब अदर ओनर भी जिम्मेदार होंगे। तो सिंपल सा मतलब है, आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं पार्टनरशिप डीड के मीनिंग की तरफ। तो पार्टनरशिप डीड का सिंपल सा मीनिंग होता है, मैंने बताया कि एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है, बट आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो इसके लिए एक्ट बना है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, जिसके अंदर कभी भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी कराना जरूरी नहीं है। मतलब अगर ए और बी मिलकर बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उन्हें कोई भी एग्रीमेंट ऑरली भी वो एग्रीमेंट बना सकते हैं, मतलब आपस में वर्बली भी और रिटर्न में भी, बट रिटर्न बनाना कोई भी कंपलसरी नहीं है। और इस डीड का रजिस्ट्रेशन भी कराना एक्ट में कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो कराएं या चाहें तो मत कराएं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर है, तो उन जो कैपिटल लगा रहे हैं, जिस चीज़ का उनका बिजनेस है, बिजनेस का नेम क्या है, उन्होंने जो पार्टनरशिप की है कितने दिन के लिए की है, रेशियो क्या है, उनकी कैपिटल कितनी है, मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं आगे चल के, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड मतलब उस एग्रीमेंट में लिख देनी चाहिए। तो आपको क्लियर चल गया होगा कि ये जो आपको 15-16 बातें दिख रही होंगी लिख देनी चाहिए कि नाम क्या है फर्म का, उनका एड्रेस क्या है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बातें जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, पार्टनरशिप डीड में आपको बातें लिख देनी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं हम। फिर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आप पार्टनरशिप डीड, देखिए बनाना कंपलसरी तो है नहीं, अभी मैंने क्लियर बोला कि पार्टनरशिप डीड जो है आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि ऑरल करेंगे तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो पार्टनरशिप कहलाएगी। बट फिर भी डीड क्यों बनानी चाहिए? देखो डीड बनाने से दो तीन बेनिफिट है। जो ऑरल बातें होती हैं वो कभी भी प्रूफ नहीं की जा सकती इतनी आसानी से, इसलिए कभी भी आगे चल के फ्यूचर में लड़ाई ना हो, इसलिए आपको जो डीड है वो रिटर्न में बना लेनी चाहिए। तो जिससे फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी पार्टनर अपनी कहीं बातों से पलटेगा नहीं, मतलब अपनी सारी बातों पे उस रिटर्न में होंगी तो पीछे नहीं हट सकता है, इसलिए इसे रिटर्न में बना लेना
चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा बट कंपलसरी नहीं है। अब चलते हैं आगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसको आप खुद से भी पढ़ेंगे, मैं आपको ओरली बता देता हूँ मीनिंग क्या है। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। सबसे पहला रूल, ए और बी दो पार्टनर हैं, चाहे वो 20 लाख ए लगा दे कैपिटल और बी ने 1 लाख रुपए लगाए हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो जो रहेगा वो 1:1 रहेगा। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डीड नहीं है, चाहे किसी की कितनी भी कैपिटल हो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रेशियो 1:1 रहेगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, फिर वो दिया नहीं जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अगर डीड नहीं है तो। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। एंड नॉट अलाउड टू, सैलरी और कमीशन भी किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। बट जो लोन है वो एक्चुअल खर्चा होता है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता, चार्ज होता है, और चार्ज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और एप्रोप्रिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो कुछ बोला हो या ना बोला हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, जिसका रेट अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको 6% पर एनम लेना है। और कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके नहीं जाना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाता है, इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लेके नहीं जाना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की तरफ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यहाँ इस साइड कंपनी के लिए फायदे आते हैं, इस साइड कंपनी के लिए नुकसान आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना होता है डेबिट साइड, पार्टनर को जो सैलरी देनी है वो डेबिट साइड। रिजर्व कोई खर्चा नहीं है बट इसे डेबिट में से लिखा है जिससे प्रॉफिट कम होगा। पीएनएल, ये जो नेट प्रॉफिट आपका इससे पहले वाले अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने पार्टनर से कमाया है। तो कभी कभी एग्जाम में जनरल एंट्री पूछेगा, तो देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट होता है, राइट हैंड साइड ये क्रेडिट होता है। तो देखिए जनरल एंट्री होती क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 का मतलब हमेशा क्रेडिट, बाय का मतलब हमेशा डेबिट होता है। तो आप देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जनरल एंट्री हो सकती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर के लिए। इस तरीके से ये जनरल एंट्री हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। इस तरीके से कोई भी चैप्टर अगर जनरल एंट्री आती है तो आप उसका लेजर माइंड में क्रिएट करें या रफली आपको एंट्री का पता चल जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स का मीनिंग है कि आपको उनके कैपिटल को जो लगा रहे हो फिक्स रखना। फ्लक्चुएटिंग का मतलब आप उसे चेंज कर सकते हो। तो फिक्स में हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। फ्लक्चुएटिंग में एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो आगे चलते हैं, फिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फिक्स में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, जो मालिक की कैपिटल है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस कम करने के लिए डेबिट किया जाता है। बाय कैश, जो और पैसा लगाएंगे। ये जो टू कैश और टू बैंक के जरूर ध्यान देना आप। देखिए कैपिटल अकाउंट में ये जो ड्राइंग है वो ड्राइंग है जो आउट ऑफ कैपिटल है, जो परमानेंटली मालिक ने अपने पैसे से निकाला है। और अगर जो नॉर्मल ड्राइंग दी है वो आपकी करंट अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर होती है, जिससे मालिक का पैसा कम होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने ड्राइंग माननी है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग जाती है करंट अकाउंट में, और अगर स्पेशली मेंशन है कि आउट ऑफ कैपिटल है या परमानेंट नेचर में है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी। फिर दोनों साइड का टोटल करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। फिर उसके बाद करंट अकाउंट बनेगा, जो भी मालिक को देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब कुछ क्रेडिट साइड में जो लेना है, जैसे ड्राइंग लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नुकसान हो गया तो वो भी लेना है। तो इस तरीके से जो भी लेना है वो डेबिट साइड और जो देना है वो क्रेडिट साइड। इस तरीके से फिक्स में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट। फ्लक्चुएटिंग में कुछ नहीं है,
दोनों कैपिटल और करंट को मर्ज करके एक ही अकाउंट बना दिया गया। सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आ जाएगी। जो भी मालिक ने पैसा लगाया, एडिशनल लगाया, जो भी मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, पीएनएल का प्रॉफिट देना है, सब क्रेडिट साइड, और जो भी लेना है वो डेबिट साइड। अच्छा, जर्नल एंट्री अगर आती है पीएनएल कैपिटल अकाउंट की, तो आप देखिए ध्यान से जर्नल एंट्री किस तरीके से बनानी है आपने। ये कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है। ऐसी करंट अकाउंट का भी था और ऐसी ऊपर वाले कैपिटल अकाउंट का भी था। तो देखिए सबसे पहले अगर एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बाय मतलब डेबिट मैंने अभी बताया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इस तरीके से आप हर किसी की भी ट्रांजेक्शन की एंट्री बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पे आपको ध्यान देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली बिजनेस के लिए खर्चा होता है और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, ये एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज है। अगर ये एप्रोप्रिएशन है इट मीन्स ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। अगर ये चार्ज है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब आते हैं अपनी डीड की बातों पे, क्या कहना चाहते हैं। अगर मान लो आपकी डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मैंने अभी बताया अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने अपनी डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ जब ही अलाउड होगा जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, जो कि इसका पहला पॉइंट है। इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, जब ये सिर्फ इतना लिखा है डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा। अगर मान लो इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इस साइड प्रॉफिट है 20,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 30,000 रुपए। तो सर ये सिर्फ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप 10,000 के नुकसान में चले जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा सिर्फ 20,000 तक दिया जाएगा, बट देना 30,000 है। तो किस तरीके से दिया जाएगा, जो उनकी कैपिटल होगी उस कैपिटल से आप कैपिटल रेशियो बना लीजिए और उस 20,000 को बांट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1:1 का कैपिटल रेशियो आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल 1:1 का रेशियो आता है, इस 20,000 को 1:1 में बांटेंगे तो 10 और 10 का बैलेंस निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी में 10,000 रुपए। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं पड़ा है कि हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। अगर क्वेश्चन में लिखा है इट इज चार्ज, ये बहुत ध्यान से सुनना है आपने, अगर ये लिखा हुआ है इट इज चार्ज, तो देन चार्ज के केस में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि अब एक्चुअल खर्चा बन गया है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस कल हैं आपके एग्जाम में, तो सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो मालिक ने पैसा बिजनेस का लिया है उस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इसे करने के हमारे पास 3 मेथड है, एक है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड और एक है एवरेज मेथड। कुछ सिंपल है बिल्कुल। इसमें क्या करते हैं, जितने भी बार आपने ड्राइंग करी है वो सारी लिखेंगे, जितने टाइम का उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए वो लिखेंगे, और हर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग निकाल के टोटल एडिशन कर देंगे। ये आपका सिंपल मेथड है। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 10,000 है, फिर आपका 20,000 है, फिर ये आपका 5,000 है। ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। टाइम मान लेते हैं इस पे 2 महीने का बनता है, वो आप निकाल लेंगे। 31 मार्च तक देख लेंगे कितना टाइम का हम इस पे ब्याज इंटरेस्ट लगना चाहिए, 7 है। आप 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 1 लाख आ जाएगा, 5,000 की 7 से 35,000। ये जो प्रिंसिपल आए इनका टोटल कर लेंगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। ये आपको पी मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उनका समीशन करने के बाद, उनको जोड़ने के बाद। फिर आर आपको क्वेश्चन में गिवन है। टाइम आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट मेथड में जो टाइम लगता है वो हमेशा 1 मंथ का लगता है। तो फॉर्मूला बनेगा P इंटू आर इंटू टी की जगह आपको 1/12 लेना है। ये है प्रोडक्ट मेथड। अब आते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इस तरीके से अगर आपकी कैलकुलेशन है, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है या मिडल ऑफ ईच मंथ है तो आपको कुछ नहीं करना, अप्रैल मई जून सारे मंथ लिखने। अगर बिगिनिंग है तो हर एक तारीख। और इसमें आपका जो रूल है वो रूल पे ध्यान दीजिए। फॉर्मूला ये होता है, ये आपका एक सिंपल मेथड का भी एग्जांपल है और एक प्रोडक्ट मेथड का भी एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं।
थोड़ा सा जस्ट आपको याद रहेगा। हम चलते हैं अपने जो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वगैरह पे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है वो सुनिएगा। जब आप पहली बार पैसा निकाल रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब आप पहली बार पैसा निकाल रहे हैं वहां से लेकर और जब आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है उसके बीच में कितना टाइम है, प्लस जब आप लास्ट बार पैसा निकाल रहे हैं और अकाउंट क्लोज तक कितना टाइम है वो। तो जो फर्स्ट और प्लस लास्ट दोनों को प्लस करेंगे, जो टाइम आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आएगा एवरेज टाइम। एवरेज टाइम वो मंथ में आया, उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड भी करना है। दूसरी बात, अगर आप हर मंथ पैसा निकाल रहे हैं तो मंथ जो अमाउंट है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आपको पता चलेगा साल में आपने कितना पैसा उधार लिया, और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो मिडल ऑफ ईच बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में आप फर्स्ट बार पहले अप्रैल को, 1 अप्रैल को पैसा निकालेंगे और लास्ट बार आप 1 मार्च को पैसा लगाएंगे, निकालेंगे। तो जब 1 अप्रैल, फर्स्ट बार 1 अप्रैल से 31 मार्च आप पे 12 महीने होते हैं और लास्ट बार आप 1 मार्च को पैसा निकालेंगे और 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना होता है। 12 + 1 डिवाइड बाई 2 13/2 6.5 मंथ आएगा। इसको 12 से डिवाइड करना है जब जाके ईयर में कन्वर्ट होगा। ऐसे मिडल ऑफ ईच मंथ आपको ध्यान रखना है। अगर पूरे 12 महीने आपने पैसा निकाला है मिडल ऑफ ईच मंथ, तो पहली बार आप पैसा निकालेंगे 15 अप्रैल को और आखिरी बार आप पैसा निकालेंगे 15 मार्च को। 15 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक टाइम होता है 11.5 और 15 मार्च से 31 मार्च आधा महीना 0.5 डिवाइड बाई 2 6 मंथ आएगा। ऐसे एंड ऑफ ईच मंथ में हर 30 तारीख को पैसा निकालेंगे तो पहली बार 30 अप्रैल को पैसा निकलेगा और लास्ट में 31 मार्च को। 30 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक आप पे 11 महीने होते हैं और 31 मार्च से 31 मार्च 0 होते हैं, डिवाइड बाई 2, तो 5.5 मंथ आएगा। ऐसे क्वार्टर की बात कर लेते हैं। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च। इस तरीके से आपके 4 क्वार्टर हो गए। इनको आप ग्रुप कर लीजिए, इसको आप ग्रुप कर लीजिए। हाँ, पहली बार आप पैसा निकालेंगे अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो 1 अप्रैल को निकालेंगे, दूसरी बार 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो पहली बार पैसा 1 अप्रैल को निकला है और अकाउंट आपका 31 मार्च को क्लोज होगा तो 12 महीने होंगे। और लास्ट बार पैसा आपका 1 जनवरी को निकला है तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने होते हैं। 12 + 3 डिवाइड बाई 2 15 डिवाइड बाई 2 7.5 मंथ होगा। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो हर 15 तारीख को 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी। तो 15 मई से अगले 31 मार्च तक 10.5 महीने होते हैं और 15 फरवरी से 31 मार्च 1.5 महीने होते हैं। तो 10.5 + 1.5 12/2 6 मंथ आएगा। अगर पूरे साल का क्वेश्चन है, चाहे क्वार्टर हो चाहे मंथ हो, तो ध्यान रखना 6 मंथ ही आता है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का क्या मीनिंग है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब होता है कि हर, यहाँ पर आपने 30 जून को पैसा निकाला, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। पहली बार जो पैसा निकला 30 जून को, 9 महीने का टाइम होता है और आखिरी बार पैसा निकला 31 मार्च से 0, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 4.5 मंथ। एक चीज और आपको ध्यान रखनी, कभी कभी क्वेश्चन पूरे मंथ को, पूरे ईयर को ना बोल के 9 मंथ एंडिंग बोल देगा, तो पूरा क्वेश्चन सेम करना है। 9 मंथ एंडिंग 1 जुलाई से स्टार्ट होकर अगले 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो 1 जुलाई से क्वेश्चन को लिखना है अप्रैल की जगह। अगर 6 मंथ एंडिंग बोलेगा तो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर से अपने मंथ को स्टार्ट करना और टाइम की कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे अभी आपने की है। एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन में 8 की जगह सिर्फ 8% दे रहा है, पर एनम नहीं दे रहा है। अगर पर एनम नहीं दे रहा है तो आपको आर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 10,000 की ड्राइंग है, सीधा 8/100 करिए, टाइम को कंसीडर करने की जरूरत आपको नहीं है। इतना ही टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने आपको ये बता दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपका एक्चुअल खर्चा होता है। इस पे जो रेट है वो 6% पर एनम है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। अगली बात, इसमें इस टॉपिक में मैनेजर कमीशन मिसिंग है, तो आप एक बार जस्ट सुन लीजिए मैनेजर कमीशन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना, आप माइनस कर सकते हैं। सैलरी माइनस करना, वो भी आप इजीली माइनस कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगी। अगर क्वेश्चन बोल रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो बिफोर बोलेगा तो नॉर्मल फॉर्मूला R/100। अगर क्वेश्चन बोलेगा आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, देन आपको 10 R/100 + R लगाना पड़ेगा। मतलब जो 10/100 है वो 10/1110 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है मैनेजर कमीशन में। कुछ खर्चे एक्चुअल खर्चे होते हैं, जैसे अगर आपने
कोई आपका ओनर है, पार्टनर है, तो आपने उसकी ज़मीन पड़ी थी तो आपने उसको एज अ शॉप पे रेंट, जैसे अगर आप किसी से और से ज़मीन लेते उसे यूज़ करने के लिए आपको रेंट देना पड़ता, सेम एज आपने अपने पार्टनर्स की ज़मीन ले ली है। तो ध्यान रखना, जो रेंट टू अ पार्टनर आप दे रहे हो वो एक्चुअल खर्चा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसे आप P&L एप्रोवेशन में ना लिखें। पास्ट एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बस मैं आपको जस्ट याद दिला देता हूँ। एक इसका सिंपल सा तरीका है, मान लो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो लगाना, तो आप रफली एक P&L एप्रोवेशन बना लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लो, फिर ये लॉस आएगा तो बाय लॉस आ जाता, फिर आप कैपिटल अकाउंट बनाते तो लॉस आपका डेबिट साइड चला जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा। जो चीज़ आप भूल चुके हो उनकी एंट्री आपको P&L एप्रोवेशन में करनी है। तो अब होगा क्या कि ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट है और ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट है, तो जो टेबल्स में एडजस्टमेंट बनाओगे ये क्रेडिट लिखोगे और ये डेबिट लिखोगे। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करोगे, अगर क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है तो बैलेंस क्रेडिट आएगा, तो उस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट छोटा है तो डेबिट आएगा, फिर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। प्लस जब आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल वो आपका इक्वल मैच कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये सिंपल सा मीनिंग है, जैसे आपने P&L एप्रोवेशन बनाया और बाय प्रॉफिट यहाँ लिखा, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे A और B दो पार्टनर है, इनका आया 10,000 रुपये और इनका आया 15,000 रुपये। तो मान लेते हैं B की गारंटी उसको मिनिमम 20 मिलना चाहिए, और कोई भी अगर कमी आएगी, कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो A बियर करे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पार्टनर है। तो सिंपल सी बात है, 15 उसको मिल रहे हैं नॉर्मली, जैसे क्वेश्चन को करते हैं पहले आप वैसे ही करोगे, उसके बाद गारंटी देखोगे। मिलने गारंटी 20 की, मिल 15 रहे हैं, तो 5,000 कम पड़ रहे हैं, तो 5,000 आप इसको दे दोगे और ये 5,000 रुपये आप ए में से कट कर लोगे। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में एक न्यू पार्टनर आता है और दो पहले से अवेलेबल हैं, तो उन्होंने गारंटी दी है बट बताया नहीं किसने किसको दिया है। तो सिंपल सी बात है, वो जो गारंटी होगी, जो कमी बचेगी, वो ओल्ड रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेशली बता रहा है कि जो बचे हुए पार्टनर है इक्वल इक्वल देंगे, तो फिर उस लॉस को इक्वल इक्वल बांटेंगे। अगर क्वेश्चन ये बता रहा है कि सिर्फ एक सिंगल पार्टनर देगा, तो जो लॉस है पूरे का पूरा एक सिंगल पार्टनर बियर करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना पड़ेगा। जो गारंटी देगा उसका कैपिटल कम हो जाएगा और जिसको गारंटी मिल रही है उसका पैसा बढ़ जाएगा, मतलब उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। तो आप फंडामेंटल में इतनी चीज़ों को पढ़कर जाएं, इतने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको याद आ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। चलिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे आ चुके हैं हम अब। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बार बार आपके एमसीक्यू में, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी बुक्स में बार बार आपको दिख रहा है, मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या होता है ये सुनिएगा। देखिए, जब आपको डीड का मतलब समझ में आया, एक एग्रीमेंट है, मान लेते हैं और भी दो पार्टनर है, उनका रेशियो 1:1 था। तो इसका मतलब अगर रेशियो चेंज होगा तो आपको इसे डीड में मेंशन करना पड़ेगा। पुरानी डीड पे तो आप लिखोगे नहीं, उसको आपने डिलीट करके उसको फाड़ कर फेंकना पड़ेगा और आपको नई डीड बनवानी पड़ेगी। तो जिस भी केस में अगर आपको नई डीड बनवानी पड़ेगी वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मेनली वर्ड जो यूज होता है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन यूज होता है, कहीं कहीं रिकंस्ट्रक्शन भी है। तो ज़्यादा मोस्टली आपको जो वर्ड यूज करना है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब आपकी पुरानी डीड खत्म है, आप नई डीड बना रहे हैं। अच्छा, पार्टनर का एडमिशन होगा तो भाई नए पार्टनर की डिटेल तो आपको डीड में लिखनी पड़ेगी, तो पुरानी डीड को खत्म करके आपको फिर से नई डीड बनानी पड़ेगी। तो ये भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनर आपके बिजनेस से जाएगा तो उसका नेम तो आपको डीड से हटाना पड़ेगा, तो फिर से आपको दोबारा डीड बनानी पड़ेगी। ये भी क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सिंपल सी बात है, चेंज द रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डीड नहीं बनानी पड़ेगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आपको डीड नहीं, न्यू डीड आपको बनानी पड़ेगी। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आपको जस्ट याद दिला देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मेथड्स के बारे में थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। सबसे फर्स्ट मेथड है, ए और बी दो पार्टनर है और एक नया पार्टनर आता है सी। मान लेते हैं 1/4 के लिए आ रहा है, बट वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा इट इज फर्स्ट मेथड। आप करते कैसे, 1 में से उस शेयर को माइनस करेंगे, रिमेनिंग आएगा, उस रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, वो आएगा आपका न्यू शेयर। एक चीज और, फर्स्ट मेथड में कभी भी आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो ओल्ड रेशियो होता है वो इक्वल होता है सेक्रीफाइस रेशियो के। मेथड नंबर सेकंड में ए और बी दो पार्टनर है, सी आ रहा 1/4 के लिए,
विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, या विच ही एक्वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2 फ्रॉम ए एंड बी। तो मतलब एक सेक्रीफाई रेशियो गिवन होता है कि किस रेशियो में नया पार्टनर पुराने पार्टनर से शेयर को मांग रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 1/4 के लिए आ रहा 1:1 है, तो ए का नुकसान होगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8, ऐसी बी का नुकसान होगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8। फिर आप ओल्ड शेयर में से इस नुकसान को माइनस करोगे तो आपको न्यू शेयर मिल जाएगा। बट सेकंड मेथड में भी आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो 1:1 और 3:1 जो जिस रेशियो में अपना शेयर रिकवर कर रहा है वो सेक्रीफाई रेशियो होता है। थर्ड मेथड में आपको शेयर निकाल कर दिए होते हैं, जैसे 5/10 के लिए आ रहा है, वो 2/10 फ्रॉम ए से ले रहा है या 3/10 फ्रॉम बी से ले रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा, कोई भी शेयर दे देगा और बोलेगा फ्रॉम मतलब होता है शेयर निकाल के दिया, सीधा आपको माइनस करना है। तो थर्ड मेथड में सीधा जो नुकसान आपको दिए हैं उन्हें माइनस करना है। लेकिन थर्ड मेथड में सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप। मान लीजिए ए का नुकसान है 5/10 और बी का नुकसान है 3/10। तो ये नुकसान दिए हुए हैं, इन नुकसान से आप रेशियो बना दीजिए 5/10:3/10, एलसीएम लेंगे 10 आएगा और वैल्यू भी 5:3 आएगी, तो आपका सेक्रीफाई रेशियो 5:3 आएगा। फोर्थ मेथड में ओल्ड पार्टनर जो है वो बताते हैं कि अपने शेयर का वो कितना देंगे। तो फोर्थ मेथड के आइडेंटिफिकेशन ऑफ इस शेयर लिखा होगा कि 1/5 ऑफ इस शेयर, इस तरीके से लिखा होगा। तो जितना ए का ओल्ड शेयर होगा मल्टीप्लाई जितना वो दे रहा होगा करके आपका निकल जाएगा सेक्रीफाइस। फिर ऐसी बी का भी निकल जाएगा, जो भी बातें बोली होंगी वो अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये सेक्रीफाइस शेयर निकल गए। तो जिस तरीके से थर्ड मेथड में आपने सेक्रीफाइस शेयर से सेक्रीफाइस रेशियो बनाया है, वैसे ही आप फोर्थ मेथड में भी बना सकते हैं और दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे, आपको न्यू शेयर मिल जाएगा। मेथड नंबर 5, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे फर्स्ट मेथड होता है सेम एज फिफ्थ मेथड भी होता है। फर्स्ट मेथड में पुराने पार्टनर अपने शेयर के बारे में कुछ नहीं बोलते, इसलिए हम रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। जो फिफ्थ मेथड है उसमें ओल्ड पार्टनर अपने शेयर के बारे में बात करते हैं कि जो उनका रेशियो क्या रहेगा। जब पुराने पार्टनर अपने रेशियो के बारे में बात करें तो आपको सिंपल ध्यान देना है, फर्स्ट मेथड की तरह 1 में से रिमेनिंग निकालना है, रिमेनिंग को ओल्ड की जगह जो वो न्यू रेशियो मेंटेन रखना चाहते हैं अपने बीच में उसमें बांटना है, वो आपका न्यू शेयर निकलेगा। तो यहाँ तक आपके मेथड रिकैप हो गए। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब सिर्फ बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए गुडविल की ट्रीटमेंट, जब भी न्यू पार्टनर आएगा उसे कुछ कैपिटल भी लानी है और कुछ गुडविल भी लानी है। जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर सेकंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देते हैं और इस गुडविल को जो बांटते हैं वो सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में टोटल गुडविल दे रखी है उसी को सेक्रीफाइस में बांट देते हैं, ऐसा नहीं करना। टोटल गुडविल में जो नया पार्टनर है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका हिस्सा निकालना है, देन उसको सेक्रीफाइस में बांटना है। ये था फर्स्ट मेथड, जब वो अपनी गुडविल का हिस्सा कैश में लाता है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उनको क्रेडिट कर दें। और कभी कभी ये पैसा ओल्ड पार्टनर निकाल कर अपने घर भी ले जाते हैं। अगर वो निकाल कर घर लेकर जाएंगे तो सिंपल सी बात है उनका पैसा कम होगा, तो जो विड्रॉन की एंट्री है वहाँ पर जिन पार्टनर्स जो भी गुडविल निकाल रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। एक केस होता है जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर प्राइवेटली दे देता है, तो ध्यान रखिएगा उसकी कोई भी एंट्री बिजनेस के अंदर नहीं होती है। थर्ड होता है जब वो क्या कहते हैं गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पाता है, मतलब उधार, तो उस केस में पहली एंट्री कैपिटल की तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बट जो दूसरी एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होता था, उसकी जगह सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एक क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, नॉर्मली जब भी नया पार्टनर आता है ओल्ड को सेक्रीफाइस होता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पर ओल्ड को हो जाता है गेन। तो उस केस में नए पार्टनर्स की गुडविल के बेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल वो 1/3 के लिए 30,000 गुडविल ला रहा है, तो फर्म की जो टोटल गुडविल होगी वो 90,000 होगी। तो आपको करना क्या है कि अब आपको रेशियो यूज नहीं करना, तो जिन जिन का गेन हुआ है मल्टीप्लाई गेनिंग शेयर से करना, रेशियो से नहीं करना। और जिन जिन का नुकसान हुआ है गेनिंग जो सेक्रीफाइस शेयर जितना नुकसान का शेयर है उससे मल्टीप्लाई करना है। जो सेक्रीफाइस करेगा
वो होगा क्रेडिट, जो गेन करेगा वो होगा डेबिट। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। जब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस की जगह गेन करने लग जाएं तो आपको फर्म की टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी और उससे आपको सेक्रीफाइस रेशियो की जगह जो भी सेक्रीफाइस शेयर होंगे या गेनिंग शेयर होंगे उससे मल्टीप्लाई करके एंट्री करनी पड़ेगी। और कभी कभी गुडविल बैंक की जगह कुछ एसेट्स आ जाती है तो सेम लॉजिक है, बैंक अकाउंट डेबिट की जगह जो वो एसेट ला रहा है वो एसेट सारी की सारी डेबिट हो जाएंगी। सेम एज टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए सबसे पहले आपको नए पार्टनर का शेयर चाहिए, दूसरा आपको सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, थर्ड फिर आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए एक टॉपिक है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल सी बात, पहली बात जब भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, मतलब चेंज द रेशियो हो या आपका एडमिशन हो, तो कभी भी आपको दोबारा से डीड भी बनानी पड़ती है और दोबारा से आपको गुडविल की एंट्री भी करनी पड़ती है और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। रीवैल्यूएशन में हमारी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, जो उनकी बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू लिखी है, उसकी कंपैरिजन आज के करंट प्राइस से की जाती है और देखा जाता है क्या हमारी जो बैलेंस शीट है वो सही वैल्यू पे बनी है या नहीं बनी है। फिर हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है ऑल लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो जैसे अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है ये आपके लिए बेनिफिट है, ये क्रेडिट साइड जाएगा। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ये नुकसान है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाएगा। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आपका उधार बढ़ रहा है, आपके लिए नुकसान है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाएगा। अगर आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। ऐसे ये क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट है। कभी कभी क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड दे दिया जाता है। अनरिकॉर्डेड मतलब तो आपने कुछ नहीं करना, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो पहले जीरो की लायबिलिटीज तो ये मान लिया और मान लेते हैं 2000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, बात वही है, लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही है और लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो आपके लिए नुकसान है, ये डेबिट साइड जाएगा। तो कभी भी अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो, पहले वाली वैल्यू को आपने जीरो एज्यूम करना है। एक चीज और, कभी कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के केस में होता क्या है, मान लेते हैं आपका डेटर 10,000 का है, प्रोविजन 1000 रुपए का है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 2000 रुपये बेड डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन नहीं, आपका बेड डेब्ट्स ही हो गया 2000 रुपये। तो सिंपल सी बात है, अब 10 में से 2 के डेटर खत्म हो गए तो आपके डेटर 8 के हो गए। बट 2000 का जो नुकसान हुआ है, 1000 का तो प्रोविजन आपने बना रखा था, तो सिंपल सी बात है 1000 का नुकसान तो यहाँ से रिकवर हो जाएगा और जो बचा हुआ 1000 रुपये का नुकसान है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो बेड डेब्ट्स की पहली ट्रीटमेंट तो ये होगी कि पहले नुकसान को रिकवर किया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के अकाउंट से। देन अगर फिर भी वो पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाता, जैसे यहाँ 2000 था, प्रोविजन 1000 था, 1000 रुपये सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है आप प्रोविजन बनाइए, तो प्रोविजन हमेशा बनता है जो आपके सही डेटर हैं। 10 में से 2 के डेटर तो डूब चुके हैं, तो अब आपके डेटर 8000 के हैं, तो जो परसेंटेज की कैलकुलेशन होगी वो 8000 रुपये होगी। अगर 8000 का 5% बोलेगा तो 400 रुपये का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। पुराना प्रोविजन तो पूरा खत्म हो चुका है, जीरो है, तो आपका पूरा 400 रुपये का नुकसान है, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा। कभी कभी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कि भाई हम अपने डेटर को थोड़ा सा लालच देना चाहते हैं जिससे वो पैसा जल्दी दे दे। तो ध्यान रखना कि जैसे इस केस की अगर मैं बात करूं तो हमारा डेटर 10 का था, 2 का डूब गया, बचा 8000। 8000 में से भी आपने 400 रुपये आपको डाउट है प्रोविजन बनाया, तो आपको जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो 3600 पे वो परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है, ये भी आपका नुकसान है। बट कभी कभी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दे देता है, मतलब जिन्हें हमें पैसे देने वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये जो प्रोविजन है क्रेडिटर पे कैलकुलेट होता है और ये आपके लिए प्रॉफिट है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। एक चीज और, रिवैल्यूएशन किसी भी चैप्टर में बने, ये सारा का सारा जो नुकसान होता है पुराने पार्टनर को मिलता है और ओल्ड रेशियो में मिलता है। एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए है और कभी कभी लिख देता है इट इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। अगर अमाउंट से लिखेगा अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का मतलब है कम हो रखी है, उसको ज्यादा करना है। अगर उसको ज्यादा करना है तो सिंपल 20,000 से ज्यादा करना है तो आपका फायदा है, और ओवर वैल्यूड कम हो रखी है ज्यादा करना है। अगर अमाउंट में लिया है तो समस्या नहीं है, बट अगर परसेंटेज में लिया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुनिए, अंडर वैल्यूड बाय 25%, तो सिंपल सा मतलब है अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपये है और अगर वो अंडर वैल्यूड 25 से है तो इसका मतलब 75% पे दिख रही है, तो ये 1 लाख की बिल्डिंग अगर 25% से कम है तो ये इक्वल है 75% के, तो 1 लाख डिवाइड बाय
75 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और अगर अंडर वैल्यूड है तो इसको बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई कितने से 25% से बढ़ाना है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी अगर बढ़ाना है तो आपके लिए फ़ायदा है। अगर ये ओवर वैल्यूड है 25% से, इसका मतलब 100% नॉर्मल है और 25% से ओवर वैल्यूड है, तो ये 125% के इक्वल है। तो इस केस में 75 की जगह आप 125 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 25% निकाल कर उतने से वैल्यू को कम करेंगे। तो परसेंटेज इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। चलिए अब इस फॉर्मेट में कभी भी एग्जामिनर जो आपसे चीज़ें पूछ रहा है वो इस तरीके से पूछ लेता है कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है और मान लेते हैं टू प्लांट आ रहा है, तो पूछ रहा है कि प्लांट की रिवैल्यूएशन पे क्या जनरल एंट्री होगी। मान लें आपको नॉर्मल लेजर तो बनाना आता है रिवैल्यूएशन का, तो सेम लॉजिक है, रिवैल्यूएशन का डेबिट है तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो जो डेबिट हो रहा है डेबिट, जिसकी वजह से हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सेम लॉजिक है, तो कभी भी अगर कोई जनरल एंट्री पूछता है तो आप रफली उसका लेजर बना लें, फिर आप देख लें कि जिस रिवैल्यूएशन का लेजर बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन का ये डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, टू प्लांट। अगर इधर होता तो रिवैल्यूएशन एक क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के आगे टू लग जाएगा, बाय मतलब डेबिट होता है। तो इस तरीके से कोई भी चैप्टर हो जनरल एंट्री पूछता है तो उसका आप लेजर बना लें, ये इसका फॉर्मेट है। अच्छा, यहाँ से कुछ टॉपिक इन्होंने हटा दिए हैं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर आपको वीडियो डली पड़ी है, इसको जरूर देखना है। एक छोटा सा टॉपिक जो स्किप है वो देख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर है, जो चेंज द रेशियो चैप्टर है, वो कहते हैं कि हम कभी भी रिवाइज वैल्यू पे चीज़ों को नहीं दिखाना चाहते, या हम जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं। जब वो बांटना नहीं चाहते हैं तो आपको सिंपल ध्यान देना है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ये सारे आपके लिए फायदे हैं। इन तीनों को प्लस किया आपने, और गुडविल भी एक तरीके का फायदा हो तो गुडविल की वैल्यू को भी टोटल प्लस किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी इसको प्लस किया, लॉस हुआ तो इसको माइनस किया। अगर कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, नुकसान होता है, इसे भी माइनस किया। जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी, जैसे 1 लाख की आ गई, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद। तो जब वो बांटना नहीं चाहते तो इसकी वैसे ही एंट्री होती है जैसे गुडविल की होती है। गुडविल की एंट्री होती है सेक्रीफाइस या गेनिंग में। तो आप क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके पता लगाएंगे किसका सेक्रीफाइस आ रहा है। जैसे इसका 1/10 सेक्रीफाइस आया, इसका 1/10 गेन आया। तो देखिए रेशियो नहीं निकालना, जो शेयर है उसी से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 1 लाख मल्टीप्लाई 1/10 10,000। जो सेक्रीफाइस करेगा उसका पैसा बढ़ना चाहिए, उसको क्रेडिट कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट को, जो गेन करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से जब वो बांटना नहीं चाहते हैं तो वो ओल्ड रेशियो में नहीं बटेगा। और अगर ये भी लिखा हो कि वो रिवाइज वैल्यू पे वैल्यू को दिखाना नहीं चाहते हैं तो भी आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस में एंट्री करनी है। एक चीज़ और, चेंज द रेशियो ऑफ चैप्टर वाले में गुडविल की एंट्री जो होती है, आप सेक्रीफाइस शेयर और गेनिंग शेयर निकाल लें, और जो टोटल गुडविल दिए उस शेयर से उसकी मल्टीप्लाई कर दें। जो सेक्रीफाइस करेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो गेन करेगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एडमिशन में आपको रेशियो निकालना पड़ता है और चेंज द रेशियो में आपने शेयर निकालना होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है हिडन गुडविल, सिर्फ आप सुन लीजिए हिडन गुडविल का मीनिंग क्या है। मान लीजिए एक पार्टनर आता है नया, 1/4 के लिए 1 लाख की कैपिटल लाता है, तो फर्म की जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्म की टोटल कैपिटल 4 लाख रुपीस होनी चाहिए, 4 लाख रुपीस होनी चाहिए। नए पार्टनर के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल आप इस तरीके से निकाल लें। अगर मान लीजिए यहाँ 3/4 है तो 1 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करिए, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, टोटल फर्म की कैपिटल निकल जाएगी। तो नए पार्टनर के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, फिर आपने एक्चुअल कैपिटल देखनी है। पुराने पार्टनर्स की कितनी कैपिटल है, उसमें जितने भी रिजर्व्स हैं उनके एडजस्टमेंट आप कर देना, प्लस इसमें जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है जैसे 1 लाख 2 लाख है, प्लस जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसको भी प्लस कर देना। तो जितनी कैपिटल होनी चाहिए और एक्चुअल कैपिटल एडमिशन के बाद कितनी है, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपकी हिडन गुडविल होगी। वो हिडन गुडविल किसी एक पार्टनर के शेयर की नहीं होती, वो टोटल गुडविल होती है। तो टोटल गुडविल में वैसे ही आपको शेयर निकालना है, मल्टीप्लाई करके न्यू पार्टनर का शेयर। तो फॉर्मूला बना एक्चुअल कैपिटल जो एडमिशन करने के बाद जो सारे पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर है, सारे रिजर्व्स रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट करने के बाद, प्लस जितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो जितनी कैपिटल होनी चाहिए उसको आप आगे रखेंगे, माइनस करेंगे जो एक्चुअल कैपिटल है एडमिशन के बाद, जो डिफरेंस होगा वो फर्म की टोटल गुडविल कहलाएगी।
इस तरीके से आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सारे बेसिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और इसके अलावा आपसे कोई भी थ्योरी भी नहीं पूछी जाएगी, इतना आपके लिए एनफ है। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूर देखें।